नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम दो तीन स्टॉक के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जेपी पावर, सुज़लॉन, जोमेटो, इसके बारे में बताओ। ठीक है, ये चारों स्टॉक मैं फटाफट क्लियर कर लूँगा एक ही वीडियो में, बता दूंगा ओवरऑल फ्यूचर लेके स्टॉक को। फ्यूचर मतलब इसमें गलत भी हो सकता हूँ, पर मुझे जितना नॉलेज है, जितना एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और जिस हिसाब से इन्होंने स्टॉक पूछा है, मेरे ख्याल से ये नए हैं स्टॉक मार्केट में, बिगनर हो सकते हैं जिस हिसाब से ये स्टॉक पूछ रहे। ठीक है, इनके कमेंट्स ऐसा लग रहा है, तो मैं उस हिसाब से बताऊँगा। ये वीडियो में जो भी मैं आपको बातें बताऊँगा केवल बिगनर्स के हिसाब से बताऊंगा, जो नए हैं उनको क्या करना चाहिए इन सारे स्टॉक को लेके। जैसे जोमेटो हो गया, आईडीएफसी फर्स्ट हो गया, जेपी पावर हो गया, इन स्टॉक को लेके क्या नज़रिया रहना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देख लेता हूँ। देखो, इस बैंक में बहुत लफड़े चले। ठीक है, कभी एलआईसी ने स्टेक लिया, गवर्नमेंट ने बेच दिया, ये वो सारी बातें चली, जिसके वजह से देख सकते हो कि कितना अप एंड डाउन रहा है ये। ठीक है, बहुत अप एंड डाउन रहा है। इंडिया में बैंक की हालत क्या रही है, इंडिया में बैंक के साथ क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हो ना, तो उसके क्या रिस्क है ना बैंकिंग सेक्टर में जाने के, वो सारी बातें जान लो। मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने योर वीडियोस करके एक वीडियो अपलोड किया है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये किधर गया? हाँ देखो, इधर लिखा है, मैंने 8 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, लिखा था टुडे बैंकिंग स्टॉक डाउन, क्या करें, क्या हमें बैंकिंग स्टॉक से दूर रहना चाहिए। उसमें लिखा है मैंने आरबीएल बैंक 14% डाउन, कोटक बैंक 5% डाउन, सेंट्रल बैंक 4% डाउन, मन्नापुरम फाइनेंस जो एनबीएफसी कंपनी है वो 4% डाउन है। ठीक है, तो इसमें मैंने क्लियर बताया 8 दिन पहले का स्टॉक ये वीडियो अपलोड किया था कि जो बैंक में लफड़े होते हैं ना, वही होते हैं नेट एनपीए, ग्रॉस एनपीए, इनके जो असिस्ट वैल्यू की कीमत है वो कम हो गई, ज़्यादा हो गई, नेट प्रॉफिट बढ़ के नहीं आ रहा है, डिपॉजिट का इशू है, लोग डिपॉजिट नहीं कर रहे, लोग अपना डिपॉजिट निकाल के म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, जिससे बैंक बहुत टेंशन में आ रहा है। अदर बैंक कोई 8% का एफडी दे रहा है, तो कोई 9 दे रहा है, तो कोई इसमें शिफ्ट हो रहा है, कोई इसमें शिफ्ट हो रहा है, तो ये बहुत सारे इशू है। ठीक है, मैं कोटक बैंक की बात करूँ, इतना अव्वल नंबर का बैंक है, इतना अव्वल दर्जे का बैंक है, मतलब इतना टॉप बैंक है, तो भी आज भी 3-4 सालों से एक ही रेंज में फंसा है। एक बात को आप समझो, जो टॉप बैंक से, जो अच्छे बैंक से, एचडीएफसी बैंक 2021-20 से एक ही रेंज में फंसा हुआ है, 1700-1600, 1700-1600 एक ही रेंज में चल रहा है। कुछ रिटर्न्स नहीं है, 2-1% का रिटर्न है, मतलब जीरो रिटर्न है। तो इतना जब टॉप रैंकिंग का बैंक इंडिया का, जिसके में इंडिया का बहुत लोगों का पैसा लगा हुआ है, बहुत लोगों का म्यूचुअल फंड का पैसा लगा है, फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा लगा है, बड़े बड़े प्रमोटर्स का, एचएनआई लोगों का पैसा लगा है, हज़ारों लाखों करोड़ों रुपए लगा है। ठीक है, वो बैंक नहीं चल रहा है 3-4 सालों से, तो समझो मैं अदर बैंक की ही क्या ही बात करूं। ठीक है, मैं अदर बैंक क्या बात करूं, आप बताओ। जब टॉप बैंक अंडर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हाँ उनके अगर बैलेंस शीट की बात करूं, नेट प्रॉफिट बहुत तगड़ा है। ठीक है, ग्रॉस एनपी इनकी बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि इसके फंडामेंटल को एचडीएफसी बैंक से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं भाई, कोटक बैंक का, एचडीएफसी बैंक का, आईसीआई बैंक का, एक्सिस बैंक का, ये सारे लोगों का फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्टॉक का प्राइस नहीं चला, उसके ऊपर मैं बात करूँ। जब इन सारे लोगों का फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होने के बाद ये स्टॉक नहीं चल रहे, ठीक है, वही सारे लफड़े, ग्रॉस एनपीए, ओवर वैल्यूएशन हो गया, हाई पीईपी हो गया, ये हो गया, जो उनका बिज़नेस है, क्या बोलते हैं, लोन से बिज़नेस आता है वो थोड़ा कम हो गया, जो उनका ज़्यादातर एचडीएफसी बैंक का बिज़नेस क्रेडिट कार्ड से आता है, तो वहाँ से उनका बिज़नेस कम हो गया। तो जब बड़े वाले, जो बड़े बैंक के बोलने का मतलब ये है कि ये सारे इशू फेस कर रहे, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे, इतना उनके पास टेक्नोलॉजी है, सिस्टम है, पावर है, सीईओ है, एमडी है, मैन पावर है, तो ये सारी चीज़ उनके पास होने के बाद, ऑल थिंग होने के बाद भी वो अंडर परफॉर्मेंस कर रहे, तो मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की क्या ही बात करूं, आप बताओ। और ज़्यादातर मेरे ख्याल से एचडीएफसी बैंक का बिज़नेस क्रेडिट कार्ड से आता है, जो उनके कार्ड्स रहते हैं, तो वहाँ से उनको कुछ डिक्लाइन देखने के लिए मिला है, जिसके वजह से बोल सकते हो कि अंडर परफॉर्मेंस है या जो कुछ भी हो। तो जब इतना सारा उनके पास होने की चीज़ के बाद, इतना बड़ा सिस्टम होने के बाद, इतना अच्छा सर्विस देने के बाद, जब स्टॉक नहीं परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आईडीएफसी बैंक के पीछे क्यों लगे हो आप, क्यों ही पड़े हो, और बैंकिंग सेक्टर में आपको जाना ही क्यों है। अगर जाना है तो ये वीडियो देख लो, 8 दिन पहले जो अपलोड किया था। जाना है ना, तो ये 8 दिन वाला अपलोड वाला देख लो, ये वीडियो आरबीएल बैंक।
अगर आपको जाना है तो इसके ग्रॉस एनपीए, फिर असेस्ड वैल्यू कम हो जाती है, नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, काफ़ी अप एंड डाउन, रेपो रेट कम ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनी को दिक्कत हो जाएगा, बैंक को, ठीक है। स्टॉक का प्राइस अप एंड डाउन हो जाएगा रेपो रेट से भी। 50 बीपीएस मतलब 0.50 भी थोड़ा रेपो रेट ऊपर नीचे हो जाएगा तो इनको दिक्कत हो जाएगा, समझो। डिपॉजिट कम आ रहा है तो इनको दिक्कत हो जाएगा क्वार्टर एंड क्वार्टर। तो इतना रिस्क लेके इतना टेंशन क्यों तुम पाल रहे हो बैंक का? वो बैंक का टेंशन है, तुम पाल के स्टॉक में क्यों बैठे हो उसके? मेरे को एक बात बताओ, ठीक है। कोई भी बाय सेल का कॉल हुआ है आपका पर्सनल रहता है, पर मैं एक अपना पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं पर्सनल डिसीजन बता रहा हूँ। इतना हमको क्यों टेंशन लेना है? ऑल टाइम चार्ट पे जाओ, इतना अप एंड डाउन हमको क्यों रहना है? इसमें क्यों ही रहना है? मतलब क्या वजह है? ठीक है, क्या करना है मैं आपको बताऊंगा आगे, टेंशन नहीं लो। पर मुझे एक अब मेरे सवाल का जवाब दो, हमको इस रोलर कोस्टर में आखिर जाना ही क्यों है? वजह क्या है? रिटर्न्स के लिए 6000 कंपनी है, 5000 कंपनी है, बहुत अच्छी अच्छी कंपनी है भाई, मैंने भी कितनी अच्छी कंपनी शेयर की। कूदो ना उसमें, इस हॉस्पिटल के स्टॉक है अच्छे अच्छे, कूदो ना उसमें, उसमें जंप करो। फार्मा की अच्छी कंपनी है, बहुत सारे अंडर वैल्यू, उसमें जंप करो, ठीक है। पावर की अच्छी अच्छी स्टॉक है, उसमें जंप करो, क्या दिक्कत है? किसने रोका आपको? क्या मतलब कौन सा तीर मारना चाहते हो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जाके? ठीक है, ठीक है, ये चल भी जाएगा, बहुत अच्छा स्टॉक बन जाए फ्यूचर में, पर मुझसे उतना नहीं होगा कि मैं इसका ग्रॉस एनपीए झेलूँ, असेस्ड वैल्यू कम हो गया, ये हो गया, डिपॉजिट कम हो गया, ठीक है। सरकार की कुछ नियम आ गए तो थोड़ा डिपॉजिट नहीं बढ़ रहा है, सेल्स में दिक्कत आ रही, रिवेन्यू में बहुत दिक्कत आ गई, क्योंकि बहुत सारे बैंक है, कॉम्पिटिशन बहुत है, सर्विस अच्छी नहीं है, कार्ड ब्लॉक हो गया, आरबीआई ने कुछ थप्पा लगा दिया तो ये गिर गया 10-12%, ठीक है। आरबीआई ने थप्पा लगा दिया कि भाई तुमने कुछ उल्लंघन कर रहे हो, तो इतना मुश्किल टेंशन नहीं पालना है भाई मुझको। मैं 50-60 हज़ार लगाऊंगा इस स्टॉक में, उतना टेंशन नहीं पालूंगा 50-60 हज़ार लगा के, ठीक है। मैं 50,000-60 हज़ार लगाऊंगा, भले 10 ही हज़ार आए मेरे 50-60 हज़ार पे, वो चलेगा, पर शांति से सुकून से जिसमें आए मैं उसमें रहने की कोशिश करूँगा। तो समझो बात को, ठीक है। इतना कौन झेलेगा यार? 1 मंथ, ये देखो 1 साल में 20% रिटर्न ही नहीं, मैं क्यों झेलूँ इस स्टॉक को? मैं क्यों रहूँ इसमें, ठीक है। मैं ग्रॉस एनपीए क्यों झेलूँ? मैं इससे अच्छा भाई कोई फार्मा का कोई ऐरा गहरा स्टॉक ले लूँगा, वो भी चल जाता था। हॉस्पिटल का कोई उठा लेता था, वो भी इससे अच्छा रिटर्न देता था। सीमेंट के कोई मैं स्टॉक उठा लेता था, अल्ट्राटेक और अपना अंबुजा, वो भी मेरे को इससे ज़्यादा रिटर्न देता था, बिना टेंशन का, बिना कुछ सोचे सबने, वो भी ग्रोइंग सेक्टर। टाटा पावर उठा लेता, इससे अच्छा रिटर्न मिल जाता था, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, कोई बाय सेल का कॉल नहीं। तो ये तुम्हारा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया। हाँ देखो, अगर आपको सरकारी कंपनी बहुत पसंद है, बैंक ऑफ बड़ौदा पसंद है, बैंक ऑफ इंडिया पसंद है, यूको बैंक पसंद है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पसंद है, बैंकिंग पसंद है, मतलब एक एक्चुअली देखा जाए तो बैंक 2 टुकड़ों में बढ़ गए। 2 टुकड़ों में मीन्स एक सरकारी हो गई, एक प्राइवेट हो गई। तो अगर आपको प्राइवेट बैंक में कूदना है, सरकारी बैंक में कूदना है, तो सीधा उसका लीडर, उसका बाप पकड़ लो ना, एसबीआई को पकड़ लो, सिंपल। जब वो नहीं चलेगा तो कोई नहीं चलेगा, जब लीडर नहीं भागेगा तो कोई नहीं भागेगा, सिंपल। लीडर भाग रहा है मतलब लीडर के पास अगर बिजनेस आ रहा है, लीडर अगर भाग रहा है मतलब छोटे लोगों के पास भी बिजनेस आ रहा है। समझ रहे हो बात को? अगर एसबीआई बैंक के पास डिपॉजिट बढ़ रहा है, एसबीआई बैंक का बिजनेस चल रहा है, इट मीन यूको बैंक का भी बिजनेस चल रहा है। क्योंकि जब जो लीडर है मार्केट में, जिसकी सर्विस अच्छी है, जिसको सब कुछ जानते हैं, जिसके बिना देश नहीं चल सकता, एसबीआई बैंक के बिना, जब उसका बिजनेस चल रहा है, अगर वो स्टॉक का प्राइस भाग रहा है, मतलब सारे सरकारी बैंक भागेंगे। तो तुम जूनियर के पास क्यों जा रहे हो? लीडर के पास बैठ जाओ सीधा जाके, एसबीआई बैंक के पास, क्या ही दिक्कत है? वो चला तो सब चला, वो नहीं चला तो कोई नहीं चला। समझे बात को? और हाँ, प्राइवेट बैंक में घुसना है तो पकड़ लो एचडीएफसी कोटक को, सिंपल। आईसीआई बैंक, टॉप 3 जो हमारे इंडिया के, क्या ही दिक्कत? वो नहीं चले कोई नहीं चलेगा, एक बात को समझो। हाँ, अरे 1-2 स्टॉक रहेंगे जो एक साल में थोड़े 50 भाग जाएंगे, 60 भाग जाएंगे, पर ओवरऑल आप नक्शे में देखोगे ना, वो जब तक नहीं चले तो वो भी नहीं चलेगा, दूसरी प्राइवेट स्टॉक, ठीक है। मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करूँ, ये टॉप एचडीएफसी बैंक में अगर डिपॉजिट आ रहा है तो ही बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी और कैनरा और इंडसइंड बैंक और आईडीएफसी बैंक, ये सारे बैंक में डिपॉजिट आएगा, समझे। एचडीएफसी बैंक का बिजनेस चलेगा तो ही कोटक परफॉर्मेंस देगा। हाँ, थोड़ा आगे पीछे परफॉर्मेंस हो सकता है, पर ओवरऑल एक पिक्चर देखे तो जब लीडर चलेगा तो ही पीछे वाला चलेगा।
समझो बात को, इस बात को। तो लीडर पकड़ के बैठ जाओ। अगर बहुत ही आपको बैंकिंग से लवर है, बहुत ही आपको निफ्टी PSU बैंक से लवर है, तो लीडर पकड़ के बैठ जाओ, बात ख़त्म करो, ज़्यादा टेंशन नहीं पालो, ठीक है। लीडर डूबा सब डूब जाएंगे, बात समझो। SBI बैंक बहुत बड़ा है। अगर कोई कंपनी इंडिया में डूबती है ना, दिल्ली से 2 ही जगह फ़ोन जाता है, बात समझो, बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ। अगर कोई कंपनी डूबती है, दिक्कत में आती है ना, तो दिल्ली से बस 2 जगह फ़ोन जाता है, एक SBI बैंक के ब्रांच में और दूसरा LIC। कहाँ जाता है? एक SBI बैंक के ब्रांच में और दूसरा LIC में। बोलते जाके बचा लो, इतनी ताकत है इसमें, समझो बात को, इतनी ताकत है SBI और LIC में। 2 ही जगह फ़ोन जाता है बस, कि भाई जाके उस कंपनी को बचा लो, डूब रहा है, ठीक है। HDFC बैंक जब डूब रहा था, HDFC बैंक जब 1700 से 1380 आ गया था, दिल्ली से एक ही फ़ोन गया था LIC को कि जा भाई, शॉर्ट कर रहे, बचा ले। वहाँ से न्यूज़ निकल के आई कि LIC अपनी होल्डिंग बढ़ा सकता है HDFC बैंक में, समझो बात को, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा IDFC बैंक, हमेशा के लिए मैंने बता दिया। अब मेरा क्या नज़रिया है, मेरे ये सारे कुछ नज़रिए रहते, ठीक है। बहुत लोग इससे वाकिफ़ भी रहेंगे, बहुत लोग नहीं भी रहेंगे, पर मैं इस हिसाब से चलता हूँ। अब बात कर लेते JP पावर की। देखो, JP पावर की कंडीशन सुधर चुकी है, ठीक है। उसके रिजर्व अच्छे हो गए, रिजर्व उसके कर्जे से ज़्यादा हो गए, ठीक है। JP पावर, अगर मैं बताऊं, इसको मैंने 17 रुपये पे भी कवर किया था। JP पावर की कंडीशन सही हो गई, ठीक है, कंडीशन ख़राब नहीं है। इसके रिजर्व बढ़ गए, अच्छे खासे कैश है, पावर सेक्टर में है, तो मैं इसके साथ ओके हूँ। पर हाँ, ऐसा नहीं कि आज दिया तो आप उम्मीद कर लो कि 1 हफ्ते बाद डबल हो जाएगा, नहीं। अगर आप, मेरा एक पर्सनल डिसीजन है यार, बार बार बोलना पड़ता है, कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। अगर मैं सोचूँ इस स्टॉक को लेने की, तो इस रेट पे मैं लेके आराम से 3 साल बैठ जाऊँगा। फिर यहाँ से वो 14 भी जाए, 11 भी जाए, फिर 20 भी जाए, 25 भी जाए, मैं कुछ नहीं देखने वाला हूँ, ना मैं कुछ सोचने वाला हूँ, ठीक है। मेरा ये नज़रिया है। JP पावर की यहाँ पर कंडीशन सुधर चुकी है, इस रेट पे अच्छा लगता है। 16, 17, 18 ये सारे रेट अच्छे मुझे लगते हैं, ठीक है। इसका एक SL भी है, मैंने पहले चार्ट लगा के रखा रहेगा, देखो आएगा, देखो, देखा, बोला था ना लगा के रखा है चार्ट, देख लो। इसका SL मैंने एक लगाया ना, SL इसका मैंने लगाया था 17 रुपये का, आज तक नहीं तोड़ा है, देख लो। 17 रुपये का SL लगाया था, पुरानी वीडियो है JP पावर के ऊपर, जाके देखो। JP पावर, रितेश वर्मा सर्च करना। JP पावर का 17 का मैंने सपोर्ट लगाया था 3 दिन पहले, 17 से पलटे ही मारा है, देख लो। ये लो, ये लो, बड़ा कर देता हूँ, ये देखो, परफेक्ट देख रहे हो। 17 का मेरा सपोर्ट था, परफेक्ट 17 रुपये से ही लो मारा है। तो ये जो लेवल्स है ना, 17, 18, ये सारे लेवल्स अच्छे हैं। लेने के बाद मिनिमम 3 साल का नज़रिया रखो, मिनिमम कुछ नहीं तो 2 साल का नज़रिया रखो। ये सारे स्टॉक में SIP नहीं करो, ये सारे स्टॉक में एवरेज करने की कोशिश नहीं करो, ये सारे स्टॉक में ज़्यादा इमोशन मत जोड़ो। ये स्टॉक एक बार लेने के बाद शांति से 2 साल बैठ जाओ, इकट्ठा पैसा डालने की कोशिश करो, मतलब जितना ही आपकी हिम्मत है। सपोज़ मैं बता भी देता हूँ, अगर आपका टोटल पोर्टफोलियो जैसे 2 लाख का, एग्जाम्पल के लिए आपके पास टोटल जो पोर्टफोलियो है 2 लाख का, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, तो आप मिनिमम इसमें 40-50 हज़ार तक का एक रिस्क ले सकते हो, ठीक है। रिस्क वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर 2 लाख का पोर्टफोलियो है, एक 40-50 हज़ार का हम इसमें रिस्क ले सकते हैं। पर वो 40-50 डालने के बाद उसके बाद ना ही SIP करना है और ना ही कुछ करना है, कम से कम 2, 2.5, 3 साल तक छोड़ना है। फिर जो हमारा टारगेट है डबल पे निकलना है, 40% पे निकलना है, 50% पे निकलना है, 3 गुने पे निकलना है, वो आपका लुकआउट है, ठीक है। तो ऐसा नज़रिया लेके चलना है। बाकी ये 18 के बाद 14 भी हो जाए, 15 भी हो जाए, 13 भी हो जाए, 10 भी हो जाए, मुड़ के नहीं देखना है, कुछ बेचना नहीं है, होल्ड करके रखना है जब तक टारगेट ना आ जाए। ये जिद के साथ स्टॉक में आओगे तो सही है। बाकी सोचोगे मैं सपोर्ट लगा के चलूँगा इसमें, प्रॉपर मार्केट के फ्लो के साथ ये स्टॉक चलेगा, तो नहीं। बिज़नेस बहुत बड़ा है, हैवी बिज़नेस है, टाइम लगता है, बात को समझो। मैं अब बहुत बिज़नेस में नहीं घुसने जाऊँगा, नहीं तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। अभी और 1-2 स्टॉक बाकी है आपके। तो इकट्ठा मैं बता दिया आपको, 2 लाख का पोर्टफोलियो है, 40-50 हज़ार का रिस्क ले सकते हैं, ये रेट अच्छे लगते हैं। 16, 17, 18 लेके रख दिया, बात ख़त्म किया। 2-3 साल के बाद ही देखेंगे, और देखेंगे अगर 14 भी आ जाए तो डरना नहीं है, 13 आ जाए तो भी नहीं डरना है। बस हाँ, SIP नहीं करना है, एक बात ध्यान दो ऐसा स्टॉक में। ये हो गया। और हाँ, रिस्की है, ध्यान देना, पहले ही बोल रहा हूँ, हाँ, मतलब हवा में मत उड़ जाना।
फिर हमारा आ जाता है सुजलॉन। देखो सुजलॉन जो रेट पे चल रहा है ना है भाई, हमने इसको इससे अच्छा, फिर सुजलॉन से अच्छा मैं जेपी पावर पे क्यों ना रिस्क ले लूँ। इसको मैंने 55 पे कवर किया था, मेरा टारगेट 80 था और ये लगता है साला वहीं से पलटी मार दिया। हाँ 86 से पलटी मार दिया इसने, 86 से पलटी मार दिया। 80 का टारगेट था मेरा, ये 86 से ही पलटी मार दिया। रेजिस्टेंस लगाया रहेगा, देखो ना टारगेट रहेंगे इसमें मेरे, देखो 80 का ही टारगेट था मेरा, कुछ 80 नहीं सॉरी 75। पर मैंने वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट 75 के बाद 80 भी आएगा और 80 के बाद मैं कवर करूँगा, पर 80 के बाद मैंने कवर नहीं किया और अभी 70 चल रहा है। इस लेवल पे सुजलॉन बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा भाई मैं उस पर रिस्क ले लूँ जेपी पावर पे। नहीं भाई सुजलॉन अभी कुछ नहीं करना है। बाकी आप अगर हो नीचे के लेवल से तो ठीक है, दिक्कत नहीं, होल्ड ही रखो। बाकी ये एंट्री तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाँ बाकी कोई सोचेगा ये जो 86 का क्या ये लेवल वापस आएगा, हाँ एक बार आना चाहिए। ये जो 86 का लेवल है ना, ये इस लेवल पे एक बार आना चाहिए, मेरे ख्याल से आएगा, ठीक है। क्योंकि आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि इसकी भी कंडीशन सही हो चुकी है। तो 86 पे वापस आने की उम्मीद है, गारंटी नहीं है कोई। मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात को ध्यान देना। पर हाँ मेरा जितना एक्सपीरियंस है 86 वापस आना चाहिए। ये हो गया। फिर हो गया हमारा जोमेटो। देखो जोमेटो भी यार काफ़ी चल चुका, अब इसका जो कॉम्पिटिटर है स्विगी भी आ रहा है। तो अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो तो जोमेटो में फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हो तो स्विगी के आईपीओ का वेट करो, 6 की 7 तारीख को आ रहा है। उसकी भी कंडीशन ख़राब ही है, उतनी अच्छी नहीं है, पर वो जब मार्केट में लिस्ट होएगा ना तो फिर इसकी क्या वैल्यू है वो और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो लोग कहाँ पे जाते हैं, क्या बात न्यूज़ निकल के आती है, वो सारी बात और क्लियर हो जाएगी। तो फ्रेश एंट्री वाले वेट करो स्विगी के आईपीओ तक का। बाद में इसमें देखो, इसमें क्या ही बोले, अभी इसमें करेक्शन चल रहा है, ठीक है। इसमें इस लेवल पे तो कुछ एंट्री नहीं बनता है, बाकी जो हो रहा है करेक्शन ही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि वापस जल्दी ये ऊपर जाएगा, ठीक है। हाँ इसके रिज़ल्ट वगैरह अच्छे आएंगे तो बहुत ऊपर जाने के चांसेस है। अगर स्विगी का कंडीशन ख़राब रहेगा बहुत, ठीक है, स्विगी उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, ठीक है। अगर स्विगी की बैलेंस शीट ख़राब रहेगी तो फिर इसके उड़ने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि फिर कॉम्पिटिटर ही नहीं मिलेगा इसको ना कोई, ठीक है। स्विगी है, स्विगी के वजह से ये थोड़ा दब सकता है, पर स्विगी की हालत अगर ख़राब हुई, अभी मार्केट में लिस्ट नहीं हुआ है एक्चुअली, उसका आ भी गया है कि उसका मैंने देखा नेट प्रॉफिट सब माइनस वाइनस दिखाई दे रहा है, मैं उतना ध्यान से नहीं देखा। तो उसकी कंडीशन इससे बहुत ही ख़राब हुई तो फिर ये अपना ये जो हाई है ना 300 का वो छू लेगा पक्का। हाँ उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो गई आईपीओ के बाद, क्योंकि आईपीओ से फंड रेज करेंगे, अपने कर्जे वर्जे मिटाएंगे, उसकी कंडीशन अच्छी हो गई, डेवलपमेंट कर लिया, तो इसको थोड़ा प्रेशर झेलना पड़ सकता है। पर इस लेवल पे जोमेटो में कुछ भी नहीं बनता है। 290 जो इसका हाई है ना, मुझको लगता है कि एक बार आना चाहिए, ठीक है। आएगा, देखते कब आएगा, पर कोई डेट फिक्स नहीं कब आएगा, पर आना तो चाहिए, ठीक है। बाकी जो फ्रेश एंट्री के लिए जोमेटो में सोच रहे हो तो इस लेवल पे भाई मेरी तो हिम्मत नहीं है, इस लेवल पे मेरी तो हिम्मत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में भाई 4 स्टॉक हो गए कंप्लीट। आई होप मार्केट में कैसे चीज़ें चलती है, कैसी बातें चलती है, जनरल कैसे बिजनेस एक चलता है, आप समझ गए रहोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं, ध्यान देना। और जो भी मैंने आपको अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताइए, और मेरे किसी भी वीडियो में भाई कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का ध्यान देना। जो मैंने अभी स्टॉक का प्राइस दिखाया, स्टॉक का नाम बताया, रेजिस्टेंस दिखाया, सपोर्ट दिखाया, केवल समझाने के लिए बताया। बाकी मेरे किसी भी वीडियो में कभी भी बाय सेल का कॉल नहीं रहता, इस बात का बहुत बहुत ध्यान देना।